संवैधानिक प्रावधान पढ़ना था ना। हाँ, संवैधानिक प्रावधान ही तो पढ़ना था ना, कहाँ तक पढ़े थे? हाँ वही तो बोल रहा हूँ वही। ठीक, चलिए तो कल भाषाई प्रावधान हम लोग शुरू किए थे, है ना, और हेडिंग डाले थे भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत हमको ये देखना है कि भाषाओं के संबंध में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट मैंने आपको कल बताए थे जो एग्जाम में पूछता है। जैसे भाग 17 के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाषाई प्रावधान जो है वो हमारे यहाँ भाग 17 के अंतर्गत है, और इस भाग 17 का जो विस्तार है ये अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक लिखा हुआ है। अगर हम इस अनुसूची की बात करें तो अनुसूची क्रमांक 8 जो है ये भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं की लिस्टिंग हमको मिलती है। 22 भाषाएं अभी तक अधिसूचित की जा चुकी हैं। तो सवाल ये आता है कि सर ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। चलो सबसे पहले तो इन 22 भाषाओं को देख लेते हैं। मैप याद है भारत का? बस हो गया, 22 भाषाएं याद। चलिए कश्मीर से चालू करेंगे, वापस कश्मीर तक घूमना है अपने को, ठीक है। यहां से ऐसे चालू करके वापस कश्मीर पहुंचना है भाई। सबसे पहले कश्मीर की भाषा, कश्मीर की भाषा है कश्मीरी, ओके। इसके नीचे राज्य है पंजाब, भाषा है पंजाबी। इसके नीचे राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान की कोई भी भाषा नहीं है। गुजरात से आप याद रखना गुजराती, और जो गुजराती के साथ याद रखना भाषा सिंधी, ठीक है, गुजराती सिंधी भाई भाई। इसके नीचे राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। इसके बाद छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा की राजभाषा है कोंकणी, कोंकणी। इसके बाद राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। फिर राज्य है केरल, और केरल की राजभाषा है मलयालम। फिर पूर्व की तरफ जाएंगे तो केरल के पूर्व में है तमिलनाडु, राजभाषा है तमिल। इसके ऊपर दो राज्य, एक तो तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश, दोनों की राजभाषा तेलुगु। इसके ऊपर राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजभाषा है ओडिया, ऐसा। इसके बाद यहां है बंगाल, पश्चिम बंगाल, भाषा है बंगाली। फिर आ जाइए असम, असम की राजभाषा असमिया, और असम में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोडो, और बोडो जनजाति की भाषा भी 8वीं अनुसूची में अधिसूचित है। इसके बाद एक राज्य मणिपुर, मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी, ओके। अब वापस से बंगाल आते हैं। बंगाल की सीमा लगती है बिहार से, बिहार से लगती है ना, और बिहार की सीमा लगती है नेपाल से, और सीमा वहीं से आई थी, याद होगा, है नहीं? काठमांडू होते यार, तो नेपाली। अब बिहार की राजभाषा मैथिली, ठीक है। बिहार में जनकपुर वाला जो हिस्सा है वहां पर यह भाषा बोली जाती है। बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना है झारखंड, झारखंड में जनजाति पाई जाती है संथाल, और संथालों की भाषा संथाली। पश्चिम की तरफ आएंगे तो राज्य है उत्तर प्रदेश, और राजभाषा है उर्दू, ठीक है। लखनऊ है ना, अरे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है?
और नवाबों का शहर है वो, नवाबों का शहर है तो नवाबों की भाषा उर्दू। इसके ऊपर राज्य है उत्तराखंड, राजभाषा संस्कृत। अरे देवभूमि उत्तराखंड है भाई, उत्तराखंड नहीं है, देवभूमि उत्तराखंड है नहीं। इसके ऊपर राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का बॉर्डर वाला इलाका, मेन देखा जाए तो कश्मीर वाला इलाका, वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है डोगरा, और डोगरा जनजाति की भाषा डोगरी। 21 भाषाएं हो गई, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक हमारी हिंदी भाषा। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अद्यतन अधिसूचित हैं। ओके, अब एक सवाल आता है कि सर क्या ये 22 भाषाएं 26 जनवरी 1950 की तारीख से ही हमारी 8वीं अनुसूची में है क्या? नहीं, जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 की तिथि में, उस तारीख को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं शामिल थी। बाकी की जो 8 भाषाएं हैं उनको हमने अलग अलग वर्षों में अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा है। तो इसके लिए हमको संविधान संशोधन करना पड़ा है, और यहां से क्वेश्चन कई बार सीधे या तो संविधान संशोधन को पूछता है या तो उसके वर्ष को पूछता है। तो हमको सारे फैक्ट यहां से एकदम क्लियरली पता होने चाहिए कि कौन से वर्ष में किस संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो यदि हम 8वीं अनुसूची के संशोधन की बात करें तो 8वीं अनुसूची में सबसे पहली बार संशोधन हुआ था 1967 में, 1967 में 8वीं अनुसूची का पहला संशोधन था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यह संविधान का 21वां संशोधन था। इसको बोला जाता है 21वां संविधान संशोधन, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन। और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया वो भाषा थी सिंधी भाषा। ओके, अब यहां से अलग अलग फैक्ट आपको घुमा घुमा करके देगा। कैसे पूछेगा? 8वीं अनुसूची को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1967, 1967 में। इसी को पूछेगा कि भारतीय संविधान में 21वां संशोधन किस वर्ष किया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है ये। कब हुआ? 1967। आंसर वही है अभी भी। भारतीय संविधान की 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी। 8वीं अनुसूची या संविधान लागू होने के पश्चात 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा कौन सी बनी? सिंधी भाषा। आंसर वही है। सारा आंसर इन्हीं 3 फैक्ट के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न बदल जाएगा। ओके, तो ये याद रखना कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। इसके बाद 8वीं अनुसूची को संशोधित किया गया वर्ष 1992 में, 1992 में, और इस संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वैसे ये भारतीय संविधान का 71वें नंबर का संशोधन था। ठीक है, ओवरऑल संशोधन। ये समझ पा रहे हो, मैं इसको पहला संशोधन भी बोल रहा हूं, इसको 21वां संशोधन भी बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? कल 8वीं अनुसूची दिखाया था ना आपको। कितना है 8वीं अनुसूची? 1 पन्ने का, आगे पीछे मिला के 1 पन्ना है कि नहीं? 8वीं अनुसूची क्या है यार, 22 ठो लिस्ट लिखने, 22 ठो भाषा का नाम लिखने में कितना पेज लगेगा? 1 पेज में खत्म है सर, आगे पीछे मिला के। उस पर्टिकुलर पेज का पहला संशोधन था, लेकिन ओवरऑल संविधान का वो 21वां संशोधन था। उसके पहले 20 संशोधन ऑलरेडी हो चुके थे। उसको संशोधित, उस पर्टिकुलर पेज को संशोधित करने से पहले 20 संशोधन ऑलरेडी हो चुके थे।
ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पेज का तो पहला संशोधन था, लेकिन ओवरऑल संविधान का 21वां संशोधन था। वैसे ही 1992 में जो संशोधन हुआ वो 8वीं अनुसूची का दूसरा संशोधन था, लेकिन ओवरऑल संविधान का 71वां संशोधन था। और इस 71वें संशोधन के माध्यम से 3 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भाषाएं कौन सी थी सर? तो एक भाषा का नाम है मणिपुरी, एक भाषा का नाम है कोंकणी, और एक भाषा थी नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद वर्ष 2003 में भारतीय संविधान में 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब ये 4 भाषाएं कौन सी थी सर? तो एक भाषा थी बोडो, कहां की भाषा है? असम की। इसके बाद बोडो, फिर उसके बाद डोगरी, फिर मैथिली, और फिर संथाली। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? वर्ष 2003 में। किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अब 14 भाषाएं थी, आपने इन भाषाओं को जोड़ा, 8 हो गई, है ना? ये 4 और ये 4, 8 भाषाएं हो गई सर। इस तरीके से वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? 22 भाषाएं अधिसूचित है। क्लियर है? याद हो जाएगा, क्लास में याद होना चाहिए, ये फैक्ट है ना। ऐसा नहीं कि इसको घर में जाकर के आप रटने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, ये क्लास में याद होना चाहिए, ये क्लास में याद होने वाली चीज है। ठीक है, चलो। तो भारतीय, हाँ, उसके लिए केंद्र सरकार पैमाना निर्धारित करती है, और देखा जाए तो सारे का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होता है। वो जिसको चाहे शामिल कर सकती है। उसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं होता है कि उसका व्याकरण होना चाहिए, तो उसमें शब्दकोश होना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग बहुत दिनों से चल रही है। जैसे छत्तीसगढ़ी, जैसे भोजपुरी, जैसे तुलु, है कि नहीं? बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके व्याकरण को आप लिख चुके हो पहले से, जिनका समृद्ध शब्दकोश है, जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ही 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ी बोलने वाले हैं, है कि नहीं? 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ी बोलने वाले हम लोग हैं, लेकिन हमारी भाषा अभी भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। जबकि बोडो और मैथिली जैसी भाषाएं, डोगरी, डोगरी जनजाति है एक, डोगरा जनजाति है एक, और उसकी भाषा 8वीं अनुसूची में है। तो वो केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस भाषा को शामिल करना चाहती है, किसको नहीं करना चाहती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये पैरामीटर को पूरा करने पर इसको 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे भारत रत्न होता है ना, भारत रत्न की अनुशंसा जो है वो पीएमओ करता है सर। पीएमओ की जो कमिटी होती है वो करती है, और प्राइम मिनिस्टर दे देते हैं। इसीलिए 1971 में इंदिरा गांधी खुद को दे दी थी, याद होगा आपको। ठीक है, 1971 में इंदिरा गांधी को खुद को मिला है भारत रत्न, कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा। ठीक है, तो वो सारा चीज जो है ना वो केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि कोई भाषा जो है वो ये पैरामीटर पूरा करे तो उसको 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, नहीं। ठीक है, असल में इन भाषाओं को हमने क्यों शामिल किया है ये समझना जरूरी है। जब हम संविधान सभा की डिबेट पढ़ते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा संविधान है हमारे भारत का जिसमें भाषाओं के संबंध में अलग से प्रावधान है। कहीं नहीं मिलता हमको, ठीक है, कहीं नहीं मिलता, यही मिलेगा आपको। और यहां पर जब डिबेट वो सुनते हैं आप, तो वहां पर साफ बोला जाता है कि जो भाषाएं हैं, है ना, वो आगे जाकर के विवाद का कारण मत बने। ऐसा ना हो कि इतने बड़े भारत की जो सांस्कृतिक बहुलता है
उसको हम एक भाषा के कारण समाप्त करें, मतलब आप उसकी गहराई को सोचिए, वो क्या बोलना चाहता है। वो ये बोलना चाहता है कि भाई हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, है कि नहीं, कितनी सारी भाषाएं हैं यार। अब छत्तीसगढ़ में अलग भाषा, वो 8वीं अनुसूची में है नहीं, लेकिन भाषा तो है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ उस डिबेट का सार यदि निकालोगे ना, तो उसमें यह कहा गया है कि इतनी बहुल सांस्कृतिक राष्ट्र के भाषाओं को, अगर सारी भाषाओं को अगर आप सम्मान नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के साथ साथ भाषावाद पर भी, मतलब आप उसको उकसाओगे भाषावाद को, और उससे क्या होगा, भाषा के आधार पर सभी राज्यों की मांग करने लगेंगे। हुआ भी 1953 में, यही तो हुआ। नाम पढ़ते हैं आप उसका, पोट्टी श्रीरामल्लू का। क्या था सर वो, एक नेता था जो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहा था, क्योंकि हम तेलुगु बोलते हैं तो हमको अलग राज्य दो। और ये विचार धीरे धीरे बढ़ ना जाए, इस प्रकार का विचार, क्योंकि अंदेशा तो था कि भाषा, जब भारत इतना इतना विशाल देश है, इतना बहुल सांस्कृतिक राष्ट्र है, तो यहां पर भाषाओं के आधार पर खटपट तो होना ही है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे कि सभी लोग एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें। तो हमने क्या कहा, ठीक है, तो हमने भाषा के संबंध में अलग से प्रावधान बनाए, और उसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 345 में हमने राज्यों को भी अधिकार दिया कि भैया अगर आपकी भाषा 8वीं अनुसूची में है ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, विधानमंडल में एक बिल पारित करो, और किसी भी भाषा को, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 5, चाहे 50, कितनी भी भाषाओं को या हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में आप चिन्हांकित कर सकते हो। यह अनुच्छेद 345 में साफ लिखा है, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर ही भाषा को सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कहीं पर नाम है? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन आज देखो हर घर में जहां पूजा का स्थल होता है ना, सबके घर में ये रहता ही है। रामचरितमानस यार अवधी भाषा में लिखी गई है, सूरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, है कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप, राज्य सरकार जो है वो, मतलब केंद्र सरकार जो है वो अपने हिसाब से पैरामीटर तय कर लेती है, और वो जिस भाषा को चाहे वो शामिल कर सकती है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर हाँ लाभ तो होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते तो वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप इसको चयन कर सकते हो, है ना। वहां पर जैसे यूपीएससी का पेपर दोगे तो 9 पेपर होते हैं, उसमें 2 पेपर शुरुआत के जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, इंग्लिश का होता है और एक अदर लैंग्वेज, 8वीं अनुसूची की एक अन्य भाषा। तो वहां पर आप चयन कर सकते हो अगर 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा शामिल है तो। इसके अलावा आप यदि छत्तीसगढ़ी में देना चाहते हो और छत्तीसगढ़ी यदि 8वीं अनुसूची में है, आप उस भाषा में एग्जाम लिख सकते हो। समझ आ रही बात, ये कर सकते हो आप, ये फायदा मिलता है अपने को। विधानसभा विधानसभा में तो खैर अभी भी लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में आप छत्तीसगढ़ी में शपथ ले सकते हो यदि 8वीं अनुसूची में शामिल है भाषा तो, है कि नहीं। आपको हर साल केंद्रीय अनुदान के रूप में कुछ राशि जो है वो भाषा के विकास के लिए मिलता है, आर्टिकल 351 के अंतर्गत। ठीक है, तो भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर लाभ तो होता है, लेकिन शामिल करना या न करना ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितना भी चीखते रहो, यदि उसका मन नहीं है तो नहीं करेगा। आप मांग भी ना करो, एक आध दिन वो उन लोग आएंगे, उनके प्रतिनिधि बोलेंगे अरे इनकी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, हमको राजनीतिक लाभ हो सकता है, अगले दिन 8वीं अनुसूची में लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ये है। चलो, तो ये 8 भाषाएं जो हैं ये भारतीय संविधान में संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो कौन से संशोधन से किस भाषा को जोड़ा गया है ये याद होना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन, एकदम फेवरेट पैटर्न है क्वेश्चन का। एक पैटर्न तो सीधे सीधे पूछेगा, ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया यहां से। एक पैटर्न वो क्या करता है कि 4-5 भाषाओं के नाम दे देगा और बोलेगा कि इनमें से किस भाषा का संबंध 71वें संविधान संशोधन से या 92वें संविधान संशोधन से है या नहीं है,
अब वो पॉजिटिव भी पूछ सकता है, नेगेटिव भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। अब वो विकल्प में इन चार के साथ इनमें से दो दे देगा, है कि नहीं, या पूछ लेगा इनमें से कौन सी भाषाओं का संबंध 92वां संविधान संशोधन से है, तो चार विकल्प के साथ दो ठो इसमें से दे देगा, आपको पहचानना रहेगा बस। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को डील कर लोगे। ओके, बढ़े आगे, याद हो जाएगा। 3 संशोधन कब कब, 67, 92, 2003। 67 में सिंधी संशोधन 21वां। ठीक है, 92 में 3 भाषाएं, मणिपुरी। कंफ्यूज कहां होगे, सुनो, कंफ्यूज कहां होगे, मणिपुरी और मैथिली में। एम है नहीं, और याद करके जाए रहोगे एकदम, नमक नमक, और दे देगा मैथिली, है नहीं, पूरा नमक फिर जाएगा कहां से। याद रखना, पैसा पहले आता है भाई, मनी पहले आएगा, मिथिला बाद में। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन सी भाषाएं 71वें संविधान संशोधन से, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 2003 में 92वां संविधान संशोधन है ना, ये 71वां था, ये 92वां। 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, याद होना चाहिए ये क्लास में। ठीक है, चलो, तो ये है हमारे संविधान में शामिल 22 भाषाएं। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि आपको भाषाओं के नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी भाषा मूल संविधान में शामिल थी या शामिल नहीं थी। अब यहां से आप देख लो, ये सब शामिल थे क्या, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी नहीं थी सर। कब जोड़ा गया, 1967 में संशोधन, 21वां संविधान संशोधन से। मराठी थी, कोंकणी नहीं थी सर। कोंकणी कब जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन 1992 से। कोंकणी के साथ जोड़ा गया किसको, नेपाली को और मणिपुरी को, है ना, इसको भी जोड़ा गया कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 से। इसके बाद कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली शामिल थे सर। बोडो नहीं थी। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई कब, 2003 में, संशोधन का नंबर 92वां। ओके, याद हो जाएगा। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे संविधान में शामिल हुए 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं, 22 भाषाएं। अब यहां से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इनमें से मैं बोलूंगा आपको, कुछ नहीं पढ़ोगे तो 4 आर्टिकल कम से कम अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच 4 आर्टिकल को अच्छे से कर लेना। एक आर्टिकल है आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। एक पढ़ लेना अनुच्छेद 344। एक पढ़ लेना अनुच्छेद 350 का, ब्रैकेट में नहीं है, याद रखना, का अलग से एक अनुच्छेद है। और एक आर्टिकल पढ़ लेना आर्टिकल 351। ये 4 आर्टिकल, इन 4 आर्टिकल्स को एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अनुच्छेद 343 क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान देना, सीधा देगा, संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अनुच्छेद 344, यहां पर राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। राजभाषा आयोग और संसद की समिति, ऐसा है हेडिंग, लेकिन आप राजभाषा आयोग याद रखना। अनुच्छेद 350 का, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 350 का में। और अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। प्रचार प्रसार, ये 4 आर्टिकल
इसको एज इट इज याद करने की कोशिश करना। हालांकि इससे संबंधित और जो फैक्ट है वो मैं आपको सीधे संविधान से याद कराऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से याद करो पहले। अनुच्छेद 343 क्या है सर प्रावधान? संघ की राजभाषा, और लिखा क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब यहां पर एकदम साफ मेंशन कर दिया है कि यदि आप संघ की राजभाषा की बात करें, मतलब जो शासकीय कामकाज की भाषा की यदि बात करते हैं, तो कामकाज की भाषा हिंदी होगी, और वो हिंदी बाकायदा देवनागरी लिपि में लिखी होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब साफ ये है कि अगर आपको कलेक्टर को आवेदन हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में लिखना है, तो वो बाकायदा देवनागरी लिपि में लिखी होनी चाहिए, व्हाट्सएप वाले में नहीं। समझ है? KYA क्या KAR नहीं सर, वैसा नहीं लिख सकते। अगर आपको शासकीय कामकाज में, शासकीय पत्राचार में यदि हिंदी को प्रयोग में लाना है, तो वहां पर बाकायदा आपको देवनागरी लिपि का प्रयोग करना होगा। ओके, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ध्यान रखना, हिंदी को हमारी राजभाषा कहा गया है, राष्ट्रभाषा नहीं। ये शब्द भी ध्यान रखना, हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ये शासकीय कामकाज की भाषा घोषित की गई है। ओके, अब आते हैं अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान करती है, और इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और ऐसे समाप्त होने वाले प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में अधिसूचित या विनिर्दिष्ट भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे। यह अनुच्छेद 344 का स्टेटमेंट है। मतलब यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो राजभाषा आयोग का गठन करे, और कितने सालों में सर? प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और क्या लिखा है? इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, मतलब 1950 में संविधान लागू हुआ, वहां से 5 वर्ष की समाप्ति यानी 1955। इसीलिए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, ध्यान रखना, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुई? 7 जून 1955 को। और इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे BG खेर साहब। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, याद रखना इसको, नाम पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और अब कितने सालों में गठित होती है? तो ध्यान देना, तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर, मतलब 55 में पहली राजभाषा आयोग का गठन हुआ, तत्पश्चात 65, 75, 85, 95, 2005, इस साल गठित होगा सर। इस साल होगी गठित, है कि नहीं? 25 है ना, इस साल गठित होना है। ओके, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, चलो, तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955 को। ओके, हाँ भाई, नहीं, वो कभी भी भंग कर देते हैं यार। ठीक है, हाँ, अभी कौन अध्यक्ष है वो सर्च करना, मिलेगा नहीं नाम। ठीक है, भंग हो चुका है वो। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 350 का प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग है, और अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी प्रावधान हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद
इन अनुच्छेदों को संविधान में। ठीक है, इसके अलावा भी और आर्टिकल्स हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि सर नहीं कर सकते आप, है ना। बिल्कुल अपने संविधान के बारे में सबको जानना चाहिए, है नहीं। बिल्कुल पढ़ना उसको। अरे यार इंग्लिश वाला हो गया डाउनलोड। अरे बाप रे, संस्कृत में डाउनलोड हो गया है। संस्कृत में पढ़ दिए क्या एक बार? है? हो जाए सर, संस्कृत में ही पढ़ते हैं, हटाओ क्या लगे हो। हाँ यार वही यार, मिलता नहीं है मेरे को। वो 10 बार डाउनलोड हो गया होगा इसमें, पता है। कहाँ लगे हो आपको थोड़ी आप पहले बैच थोड़ी हो। कईयों बार डाउनलोड हो गया है इसमें। अनुच्छेद 19 यही पे है। चल ये देखो, अनुच्छेद 343 है ना, भाग 17 चालू है। लिखा है अनुच्छेद 343 में कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, खत्म, उतना ही अपने काम का है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे। मतलब समझो कि हमारे राजभाषा आयोग का स्ट्रक्चर क्या है। हमारी राजभाषा आयोग का स्ट्रक्चर 1+22 का है कि नहीं। एक अध्यक्ष है और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। प्रत्येक भाषा के लिए एक प्रतिनिधि, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? 1+22। लेकिन सर क्या प्रारंभ से ही 1+22 रहा है? नहीं, जब प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ होगा तो उस समय 1+14 रहा होगा, है ना। 1-14 का वहां पर रहा होगा सर 1955 में। 1965 में कैसे 1567 में जुड़ी है भाषा। 75 में जब राजभाषा आयोग गठित हुई होगी तब वहां पर 1+15 का स्ट्रक्चर बना होगा, है कि नहीं। 85 में 1+15, लेकिन 95 में जब बना होगा तो वहां पर 1+18 रहा होगा सर। 3 भाषाएं आपने जोड़ दी 92 में, है कि नहीं। उसके बाद फिर जब राजभाषा आयोग 95 में बनी होगी तो वहां पर 1+18 का स्ट्रक्चर रहा होगा। और आगे बढ़े 2005 में, 2005 में 22 भाषाएं आ गई। 2005 प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुई होगी, जब उस समय 2005 की जब राजभाषा आयोग गठित हुई होगी तो वो पहला आयोग रही होगी जिसमें स्ट्रक्चर 1+22 का रहा होगा। ओके, समझ आ गया ना। तो 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएं। अब देखो इसी में मैंने आपको बताया ना, अनुच्छेद 345, ये देखो, आप देखो मैडम, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 और 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। हमने राज्यों को ही अधिकार दे दिया कि भैया अगर आपको लगता है कि आपकी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है और आप अपनी भाषा में यदि शासकीय कामकाज करना चाहते हो तो विधानमंडल में एक बिल पारित करो और उसमें शासकीय कामकाज करते रहो। इसीलिए तो 28 नवंबर 2007 को हमने विधानमंडल में बिल पारित करके छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाया था, याद है।
और इसीलिए हर साल 28 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते। छत्तीसगढ़ी दिवस नहीं बोलते उसको, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस बोलते हैं, क्योंकि उस दिन हमने विधानमंडल में उसको प्रॉपर अपनाया था सर। ठीक है, हाँ चलो, तो ये अनुच्छेद 345। इसके बाद अनुच्छेद 350 का, ये देखिए, इतना ही याद रखना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 350 का में है। आगे बढ़े, अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। और यहां लिखा है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए। ओके, मतलब संघ मतलब, संघ मतलब कौन संघ, देश, संघ मतलब देश, संघ मतलब होता है केंद्र सरकार। ठीक है, यहां पर जो संघ प्रयोग हुआ है ना शब्द, यहां पर सीधा सा अर्थ है उसका केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार पर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। और केंद्र सरकार अनेक माध्यमों के माध्यम से ये काम करने का प्रयास करती है। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, तो रेलवे स्टेशन में ऐसे नीली तख्तियों में ना किसी महापुरुष के वचन लिखे होते हैं, जो कि उसने मातृभाषा के संबंध में या भाषाओं के संबंध में कहे हों। आप देखना रेलवे स्टेशन जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, नीले कलर की तख्ती होगी और उसमें सफेद कलर से लिखा रहेगा, ये मिलेगा आपको। बैंक जाओ आप, है ना, बैंक जाओगे आप, तो बैंक में जहां पर जमा पर्ची उठाओगे ना, पर्ची, जमा पर्ची, आहरण पर्ची, कोई भी एनईएफटी बनाने, कोई भी पर्ची उठाओ, उस पर्ची के ऊपर में लिखा होगा, हम कार्यालयीन प्रयोग में हिंदी को प्रोत्साहित करते हैं। और अगर नहीं लिखा होगा तो अलग से एक नीले कलर का बोर्ड लगा होगा सर, उसमें सफेद कलर में यह चीज लिखी होगी। क्यों सर, क्योंकि रेलवे किसकी प्रॉपर्टी, केंद्र सरकार की। बैंक किसकी प्रॉपर्टी, केंद्र सरकार की। और अपनी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रयास करती है। और इसी के अंतर्गत एक पुरस्कार दिया जाता है हर साल, जिसको बोला जाता है स्वर्णिम मयूर पुरस्कार। नाम याद रखना, पुरस्कार का नाम क्या है, स्वर्णिम मयूर पुरस्कार। लेकिन इस नाम से पूछेगा नहीं, वो पूछेगा गोल्डन पिकॉक अवार्ड। अब आप सोच भी नहीं सकते कि सर ये पुरस्कार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। समझ आ रही बात, हाँ, गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये दिया जाता है हर साल केंद्र सरकार के द्वारा। और किसको दिया जाता है सर, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है ना, पीएसयूज होते हैं, जैसे सेल, भेल, गेल, है ना, सीआईएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसीएल, है ना, ये सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इनको हर साल हिंदी के संबंध में या हिंदी के प्रचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, या इसी को बोला जाता है स्वर्णिम मोर या मयूर पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। ठीक है, हाँ भाई, हिंदी भाई, हिंदी के, अंग्रेजी काहे प्रचार करोगे यार, अंग्रेजी का प्रचार करने आए थे ना भाई, अंग्रेज 200 साल लूटे हैं, और कितना लुटवाओगे। हाँ, अरे अंग्रेजी का थोड़ी प्रचार करवाएंगे यार। देखो, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हम कर नहीं सकते, हम नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो बाकायदा प्रावधान है कि शासकीय कामकाज हिंदी में होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 348 में अभी भी न्यायालयों को यह छूट प्राप्त है कि वो अंग्रेजी में ही कामकाज करें। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, आर्टिकल 348 पढ़ोगे ना आप, तो वहां पर साफ लिखा है कि संसद जब तक विनियमन नहीं करेगी तब तक जो न्यायालय की कार्यकारी भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। और आज तक वो विनियमन नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों, जबकि कर देना चाहिए, है कि नहीं, कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक किया नहीं है हमने। संसद को करना चाहिए इसमें काम। ठीक है, अंग्रेजी वैसे खराब भाषा नहीं है, भाषा कोई खराब नहीं होती,
ठीक है, लेकिन हर भाषा जो है ना वो एक संस्कृति से जुड़ी होती है, और हिंदी चूंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी है ना, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, है कि नहीं, मराठी, बंगाली, गुजरात, ये हमारी भाषाएं हैं। हमारी भाषाओं में करो ना यार काम, क्या दिक्कत है? लेकिन अंग्रेजी को सर पे चढ़ा के रखे हो, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज कुछ नहीं है भाई, यूनिवर्सल लैंग्वेज एक ही होती है और वो निःशब्द होती है, बिना बोले, है कि नहीं? हाँ, किसी आदमी को रोते हुए देख लोगे ना तो आपके अंदर दया आ जाएगा, और किसी किसी विदेशी ने आपको रोते हुए देख लिया तो उसको दया आ जाएगी। केवल यही एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलो, ये है स्वर्णिम मयूर पुरस्कार, और यहां पे कंप्लीट होता है भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। समझ आ गया? क्या क्या फैक्ट याद करने, दिमाग में क्लियर? चल, अब एक छोटा सा टॉपिक है, शास्त्रीय भाषाएं, हेडिंग डालेंगे, शास्त्रीय भाषाएं, ये हमको पढ़ना है। शास्त्रीय भाषा एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारे यहां, है ना, ये 8वीं अनुसूची से एकदम अलग चीज है। 8वीं अनुसूची एकदम अलग चीज है, और शास्त्रीय भाषाओं का कॉन्सेप्ट एकदम अलग चीज है, इस बात को समझना। ठीक है, हमने 8वीं अनुसूची क्यों बनाई थी? हमने 8वीं अनुसूची इसलिए बनाई थी सर, ताकि राज्य जो है वो अपने शासकीय कामकाज को आसानी से कर सके, उनकी क्षेत्रीय भाषा को हम महत्व दे सके, उनको महत्वपूर्ण मान सके, इसके लिए हमने 8वीं अनुसूची बनाई थी। लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हैं। ऐसी भाषाओं का संरक्षण भी तो जरूरी है कि नहीं? ऐसी भाषाएं जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की हैं, उनको संरक्षित करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसको बोला जाता है क्या? शास्त्रीय भाषाएं। तो ये एक अवधारणा है, एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत प्राचीन भाषाओं का संरक्षण किया जाता है। किन भाषाओं का? ऐसी भाषाएं जिनके लिखित साहित्य हमारे पास लगभग 1500 से 2000 या 1500 से 2000 साल या उससे अधिक पुराने हैं। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो भाषा जिसको आप शास्त्रीय भाषा, क्लासिक लैंग्वेज के रूप में आप चिन्हांकित करना चाहते हो, उसकी भाषा, उसके लिखित डॉक्यूमेंट आपके पास कम से कम 1500 साल या उससे अधिक पुराने हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है वर्ष 2004 में, और वर्ष 2004 में ही पहली शास्त्रीय भाषा को चिन्हांकित किया गया था, और पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी तमिल भाषा। तमिल भाषा पहली भाषा बनी थी जिसको चिन्हांकित किया गया था शास्त्रीय भाषाओं के रूप में। इसके बाद वर्ष 2005 में हमने संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। वर्ष 2005 में संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा बनी। इसके बाद वर्ष 2008 में हमने 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल किया। ये भाषाएं कौन सी हैं सर? तो एक भाषा थी तेलुगु और एक भाषा है कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ वर्ष 2008 में। वर्ष 2013 में हमने पांचवी शास्त्रीय भाषा चिन्हांकित की, जो भाषा थी मलयालम। वर्ष 2014 में ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो कुल 6 भाषाएं वर्ष 2004 से लेकर के 2024 तक चिन्हांकित की जा चुकी थी शास्त्रीय भाषाओं के रूप में। वर्ष 2024 में, अब ये चर्चा में बहुत रहा है ना, सुना होगा आपने, 2024 में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है सर ये सेक्शन। क्यों रहा? ये इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था सर क्योंकि वर्ष 2024 में हमने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया। अब ये 5 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो इनको याद करने के लिए एक तरीका है सर। कैसे याद करोगे? MBA P याद हो जाएगा?
याद क्या करना है? MBAPP। एम से याद रखना मराठी, बी से याद रखना बंगाली, ए से याद रखना असमिया, पी से याद रखना पाली, और दूसरे पी से याद रखना प्राकृत भाषा। तो वर्तमान में यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के 6 और ये 5, कितनी भाषाएं हो गई शास्त्रीय भाषा? 11 भाषाएं जो है ये शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हांकित की जा चुकी हैं। ओके, हाँ, तो शास्त्रीय भाषा में यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है। एक सीधा पूछेगा इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है या नहीं है। हिंदी नहीं है, ध्यान रखना, हिंदी नहीं है। हिंदी के लिखित साहित्य हमको लगभग 1000 साल पुराने ही मिलते हैं, 1500 साल नहीं मिलते। ठीक है, जिसमें आप परमाल रासो को सबसे पहला साहित्य कुछ लोग मानते हैं, जगनिक ने लिखा है इसको। कुछ लोग बोलते हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है हिंदी में लिखा हुआ। तो ऐसे मतभेद हैं। और अगर पृथ्वीराज रासो का आप टाइम देखोगे तो लगभग उस समय देखा जाए तो 1192-91 ये माना जाता है पृथ्वीराज का समय। पढ़े हो ना, वो सब युद्ध हुआ था यार, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना, मोहम्मद गौरी के साथ। लगभग उसी के समय ये साहित्य लिखा गया होगा, उसके कुछ साल पहले। तो 1093 से, ठीक है, सॉरी, 993 से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और वहां से अगर गणना करोगे तो 1000 साल हुआ है, इसीलिए उसको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है 1500 साल का। ठीक है, हाँ भाई, कितना पुराना है इसके संबंध में तो बहुत सारी भाषाओं में मतभेद आज भी है यार, उसको मैं क्या बताऊं। इसी के पीछे तो पागल हो, आज नहीं हो, आज भी लड़ रहे हो। संस्कृत और तमिल, संस्कृत पुरानी भाषा है कि तमिल पुरानी भाषा है, लड़ रहे हो आप। लेकिन तमिल के जो साहित्य हैं वो भी हमको बहुत पुराने मिलते हैं, और ऋग्वेद के भी, मतलब ऋग्वेद जो है वो तो ऑलरेडी बहुत पुराना साहित्य है। तमिल भाषा के बारे में कहा जाता है कि इसका ज्ञान जैसे ऋषि अगस्त्य है ना, उन्होंने पहली बार तमिल का व्याकरण लिखा था, पहली बार ऋषि अगस्त्य ने अक्कीटम नाम से उन्होंने लिखा था इसको। लेकिन संगम काल के दौरान ये रचना हुई थी और वो ग्रंथ लुप्त है, वो हमको मिलता नहीं है। लेकिन जनश्रुतियों के माध्यम से ये जानते हैं कि अक्कीटम जो है वो तमिल का पहला साहित्य है। ठीक है, मतलब पहला व्याकरण लिखा गया था, और ये ज्ञान उनको दिया गया था स्वयं महादेव के द्वारा, ऋषि अगस्त्य को। वैसे ही संस्कृत के बारे में आप पढ़ते ही हो कि संस्कृत तो वैसे भी सर अपौरुषेय है कि नहीं। और ये लड़ाई ना केवल लगाई गई है भाई हमारे पीछे, आप समझो बात को, लड़ाई केवल लगाई गई है हमारे पीछे। ठीक है, आप मैक्स मुलर को मान के बैठे हो हमारे दादा हैं करके, तो कैसे चलेगा काम। उनकी थ्योरी को आप सही बोल रहे हो, आपका भाई नहीं है, वो बोल के चला गया और आप लड़ पड़े हो यार। बाकी के साहित्य लगभग, तेलुगु भाषा लगभग इसके साहित्य हमको मिलते हैं 2500 साल पुराने, 2500 साल पुराने मिलते हैं। तेलुगु के मिलते हैं, कन्नड़ के मिलते हैं, मलयालम के साहित्य पुराने मिलते हैं हमको। इसके साहित्य थोड़े लगभग 1400-1500-1600 के आसपास ये साहित्य हमको मिलता है। उड़िया बहुत पुरानी भाषा है। ठीक है, मराठी भाषा की यदि बात करें तो मराठी भाषा जो है ये हम ये मानते हैं कि अपभ्रंशों के काल से ही ये निकली है। जैसे उस दिन मैंने बताया होगा कि मराठी भाषा जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आई है, लेकिन मराठी भाषा का और पुराना रूप जो उस समय क्षेत्रीय रूप से प्रचलित था उसको हमने मराठी कहा है। ठीक है, ये वो मराठी नहीं है जो आज प्रचलित है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जिस मराठी को हम कहते हैं ना कि यही मराठी है, मराठी वही है, लेकिन इसके प्राचीन रूप को हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। वैसे ही बंगाली भाषा है, बहुत पुरानी भाषा, ये क्षेत्रीय भाषाएं थी, ये सब क्षेत्रीय भाषाएं रही है एक समय में, और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में ये काफी पुराने रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आप क्या सोचते हो कि जैसे उड़िया भाषा है ना, उड़िया भाषा क्या इसमें संस्कृत के शब्द नहीं मिलते?
क्या तमिल में संस्कृत के शब्द नहीं मिलते? सब में मिलते हैं सर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब में मिलते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि दक्षिण भारतीय भाषाओं से आए हैं। इडली डोसा तो बोलते ही हो यार, नहीं बोलते? बोलते हो ना? कहाँ से आया सर? वहीं से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि इधर से वहां, वहां से यहाँ आए हैं, और ये सांस्कृतिक संक्रमण में होता ही है। ठीक है, तो रूप बदला है, भाषाओं का रूप बदला है, और जिस रूप में हमको वो साहित्य अवेलेबल है, हमने उन्हीं भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हांकित किया है, जिस रूप में हमको साहित्य मिले हैं। ठीक है, हाँ हाँ जी। वो एकदम एग्जैक्ट 1 किलो नहीं होता ना वो। ठीक है, कि 1001 ग्राम हुआ तो निकाल देंगे, है ना, 999 हुआ तो डाल देंगे। नहीं, इसको लगभग माना जाता है कि ये सदी के रूप में गिनाता है, 21वीं सदी, और वहां से फिर काउंट करते हैं अपन। हाँ, आजकल हम जिस हिंदी में लिखते बोलते हैं, अवहट्ट यार, अवहट्ट को ही तो निकालना है। अवहट्ट ही तो है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, यहां से। बीच में नहीं दिया है वो गायब कर दो, तो उसमें जो नहीं दिया है उसको हटा दो, सीक्वेंस तो यही रहेगा, बीच का अगर हटाना है तो हटा दो। ठीक है, हाँ, इसमें 5 चरण भी हो सकते हैं, 4 चरण भी हो सकते हैं, 6 चरण भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अवहट्ट को हम लोग मानते हैं ना, कुछ लोग मानते हैं उसको केवल। ठीक है, हाँ भाई, क्या चीज? लिपि में? हाँ, नहीं, हिंदी की लिपि अगर आप देखोगे ना, तो हिंदी की लिपि जो है वो आई है ब्राह्मी। ठीक है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकांश जो भारतीय लिपियां हैं उनका विकास यहीं से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी धीरे 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 बदल के गुप्त लिपि बनी, गुप्त लिपि धीरे धीरे बदल के नागरी लिपि बनी, और नागरी लिपि धीरे धीरे बदल के देवनागरी बनी है। तो ये इसका सीक्वेंस मिलता है हमको। ठीक है, ये सीक्वेंस आता है कि पहले ब्राह्मी थी, ब्राह्मी से गुप्त लिपि बनी, फिर नागरी बनी, फिर देवनागरी बनी। किसका? भाषा का संबंध देवताओं से होता ही कहाँ है यार? देव अरे यार, देवता भाव के भूखे होते हैं भाई। ठीक है। हाँ, और कोई सवाल है? पूछ सकते हैं। चलो, तो ये है आपका भाषा बोध। भाषा बोध में जितने चीजें आप पढ़े हो, इसको अच्छे से तैयार करना। यहां से एक आध दो क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाता है। अरे ये अभी पढ़ाया कहाँ हूँ यार, अभी पढ़ाया कहाँ हूँ? वर्णमाला पढ़े कहाँ हूँ आप? वर्णमाला जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ना, हिंदी डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं शब्दों को, वो तो बताता ही हूँ मैं। ठीक है, कैसे क के बाद क्ष आता है, बनाए होगे क्वेश्चन तो रटे होगे इसको। क के बाद छ का नंबर आता है, क्यों आता है? नहीं पता है सर, बस आता है कि नहीं? तो क्यों आता है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो, और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? नहीं है ना? चलो, अच्छी बात है, सवाल करते रहो। सवाल करोगे तो बौद्धिक विकास होता है, लेकिन सवाल का सम्मान भी करना, गुरुजी बन जाओगे तो। नहीं तो फिर है बार बार मत पूछे, जब देखो तब सवाल लेके आ जाते, नहीं करना है ये, है ना? सवालों का बहुत बहुत महत्व है यार हमारी संस्कृति में। ठीक है, हमारे यहाँ तो इतने मतलब सवालों के प्रति हम लोग इतने जागरूक हैं कि सवालों में ही पूरा उपनिषद है। उपनिषद पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, सवाल है, जवाब है। यम नचिकेता संवाद पढ़ते हो आप, कठोपनिषद में आता है, पूरे मृत्यु का रहस्य उसने बता दिया यमराज ने, केवल क्वेश्चन आंसर में ही। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अब पूरा पूरा राज जान लिया वो 7 साल का बच्चा, है ना? तो बहुत महत्व है, तो इसको, इससे भागना मत। भागते वही लोग हैं जिनको आंसर नहीं पता होता। आंसर नहीं भी पता है तो शर्म की बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। आंसर नहीं भी पता है ना तो कोई शर्म की बात नहीं है। गुरुजी हो के नहीं जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आप ब्रह्म नहीं हो भाई, इस चीज को समझो, आप ब्रह्म नहीं हो जिसको सब कुछ पता होगा, है कि नहीं? हाँ,
आपको भी अध्ययन की आवश्यकता है तो पढ़ोगे तो जानोगे, ठीक है।